Hello student, today also we will see next questions on the thermodynamics. First we will see the multi choice question, optional question. We will choose the multiple choice. A thermodynamics state function is a quantity determined by थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज, सेकेंड हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, थर्ड है यहाँ पे यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और चौथा है हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन में क्या हमने बताया था कि जितनी भी सारी वैल्यूज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, न कि किस तरह से इनिशियल से फाइनल में गए, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू is independent of path, like the pressure, volume, temperature depend only on the state of system, not on the path. Thus the second option is correct. Next question is, the process occur under adiabatic condition. adiabatic condition में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सपोज ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, तो इस तरह का जो यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है हमारा एडियाबेटिक सिस्टम होता है। इसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सिस्टम इज सेड टू बी अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में सभी एलिमेंट की इंथैल्पीज क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ ध्यान में रखा जाएगा कि इंथैल्पीज क्या होती है, 0 होती है स्टैंडर्ड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस मच। ओके, -h किलो जूल पर मोल। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कितनी होगी, उतना ही होगा लेस देन डेल्टा यू। हम लोग फार्मूला जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू इक्वल टू इतना दिया, इसकी जगह पे हमने रख दिया। तो अगर वैल्यू डेल्टा एच से कम है, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम है, तो उस कंडीशन में हीट ऑफ कंबशन इतना माइनस में आएगा। क्वेश्चन ये पूछा कि ये माइनस में कब आएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी डेल्टा यू से। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन एट 298 केल्विन 289.3 किलो जूल पर मोल, 393.5 किलो जूल पर मोल एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमें दिया हुआ है कि मीथेन का कंबशन किए तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कार्बन का कंबशन किए तो इतना दिया हुआ है, हाइड्रोजन को बर्न किए तो इतना दिया हुआ है, और हमें चाहिए फार्मेशन। फार्मेशन का मतलब क्या है, हमें चाहिए C+2S2
2H2। ओके, तो इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिलना है CH4 हमें मिलना है, ठीक है, CH4। तो अब इसमें से कौन कौन से इक्वेशन है उसको देखेंगे। एक तो इस इक्वेशन को ले लेंगे, जोड़ लेंगे, इस इक्वेशन को जोड़ लेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद इनको प्लस करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसको इसमें से घटा देंगे, क्योंकि इस रिएक्शन को हमें रिवर्स लिखेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास इतना माइनस इन दोनों का प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया C+2H2CH4, तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू हमने जोड़ दिया और इसको घटा दिया, तो हमारा आ गया -74.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से फॉर्मेशन हीट कितनी हो गई? -74.8 किलो जूल पर मोल। ओके, अब इसके बाद A + B C + D + Q found to have positive entropy change, फंक्शन विल बी क्या होगा? अगर यहाँ पे ये पाया गया है कि A + B यहाँ रिएक्शन करके C + D बना रहे हैं, +Q हीट यहाँ पे निकल रही है और एंट्रोपी पॉजिटिव पाया गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे पॉसिबल किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। यहाँ पे G = हम जानते हैं ΔG = ΔH - T ΔS होगा, ठीक है। अगर ΔS पॉजिटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नेगेटिव है, तो ΔG की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस तरह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एट एनी टेम्परेचर, तो हमारा चौथा कम जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट absorbed by the system at 394 kilojoule work has done. 394 joule of work has done. What is change in internal energy? सिंपल फार्मूला है डेल्टा U + U = Q + W। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। W क्या है? वर्क डन है। और यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है, W की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे 307 जूल। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? 307 जूल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एक प्रोसेस है जिसमें 701 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, और सिस्टम तब वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव होगा। 394 किलो जूल सिस्टम का हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? तो हम इंटरनल एनर्जी का फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रख देंगे। डेल्टा U = Q + W। Q और W दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 307 जूल। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिएक्शन दिया है, साइनामाइड है, NH2Cl रिएक्शन करता है डाई ऑक्सीजन से, was carried out in bomb calorimeter. Delta U was found to be -742.7 kilojoule per mole, 298 K. Calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. यहाँ पे आप नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। बर्न करने पे फार्मूला हम लोग जानते हैं, ΔH = ΔU +
डेल्टा एन जी आर टी। ओके, तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू हो गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ से डेल्टा एन जी इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ से 2 पॉइंट, इसकी एनर्जी यहाँ पे हमें पता ही है 2, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ से देखा जाए तो 1 और 2, ये लिक्विड को छोड़ दिया जाए, ये 1, ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अगर टोटल जोड़ लें तो 1 प्लस 3/2 करेंगे, 3/2 तो हमारा 5/2 हो जाएगा। 3/2 अगर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। और 5/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, तो यहाँ से डिवाइड किया तो हमें आ गया 2.5। ओके, तो यहाँ पे 2 - 2.5 रख दिया तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गया 0.5। अब इसके बाद यहाँ इक्वेशन में वैल्यू होगी डेल्टा यू इक्वल टू -742.7 किलो जूल पर मोल, टी इक्वल टू 298 केल्विन, आर इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ओके, अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन में, तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू दिस वन इक्वेशन में, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से इसका जो डेल्टा एच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, अगर समझ में नहीं आया हो तो। रिएक्शन साइनामाइड का दिया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, बम कैलोरीमीटर में रिएक्शन कराया जाता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू -72.7 किलो जूल एट 298 कैलोरी पाया जाता है। इंथैल्पी चेंज पता करना है, तो इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का 298 कैलोरी पे कितना होगा, पहले रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें N2HCO2 और H2O। यहाँ पे 1 मोल जो है कि साइनामाइड है और 3/2 मोल ऑक्सीजन है, दोनों को टोटल किया 5/2 2.5 आ गया। इंथैल्पी चेंज का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज कितना हुआ। तो पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी द प्रोडक्ट नंबर्स और एन जी रिएक्टेंट नंबर। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया है 2 दिया हुआ है प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि ये एक लिक्विड है, 2 गैस है। जब 2 + 2.5 हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.5 - 0.5। अब हम डेल्टा यू की वैल्यू जानते हैं, टी की वैल्यू जानना है, आर की वैल्यू जानते हैं। तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। यहाँ वैल्यू पुट किया हमने और ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना हिस्सा हम सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगा, इसको यहाँ से घटा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू हमारी आ जाएगी -743.9 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 to 55। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। कैलकुलेट करना है हीट किलो जूल में,
60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का टेम्परेचर 35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए मोलर हीट कैपेसिटी जो है एल्युमिनियम का दिया हुआ है 24 जूल पर मोल। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू MC/RT, MC डेल्टा टी, C इज मोलर हीट कैपेसिटी, M इज द मास, डेल्टा H इज द चेंज इन टेम्परेचर। तब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर वैल्यू Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे M 60/27 और 24 C हो जाएगा, डेल्टा T ये हो जाएगा। तो हमारी यहाँ वैल्यू हो जाएगी दिस मच, किलो जूल में करेंगे तो 1.07 किलो जूल आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ये वैल्यूज को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोल ऑफ वाटर एट 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड एट आइस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूजन दिया हुआ डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है 6.03 किलो जूल पर मोल एट दिस मच। यहाँ से Cp की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 57.30 और Cp पर वस्तु सॉलिड स्टेट में 36.8 दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से -100 डिग्री, तो क्या क्या कंडीशन चेंजेस हुए होंगे। तो यहाँ दो बातें हुई होंगी। टोटल इंथैल्पी चेंज, हमें ऐसे क्वेश्चन में टोटल इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व निकालना है। तो एनर्जी चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 मोल वाटर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 1 मोल वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 मोल वाटर जो है तब जा कर के -10 डिग्री पे जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री। ओके, अब ये तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल इंथैल्पी चेंज हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन अब, क्योंकि हमारा यहाँ पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो यूज होगी 1 मोल वाटर को 10 डिग्री से 1 मोल वाटर 0 डिग्री पे लाएंगे, फिर उसके बाद ये 0 डिग्री का वाटर 1 मोल 10 डिग्री -10 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ दो कंडीशन है, दो चीज़ें हैं, तो दोनों का सम अप निकाल लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, सम अप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन हो गया टोटल इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। तो यहाँ पे दो चेंजेस हो रहे हैं, एक तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मोल वाटर का टेम्परेचर 0 हो रहा है, फिर 0 से 10 हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पे एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ आइस, ओके, आइस हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मोल आइस इंटू माइनस, ओके। तो सबसे पहले जो चेंज हुआ है इतना इंटू दिस मच प्लस दिस, ओके। यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री, फिर -10, 0 से -10,
तो दो चेंजेज हुए हैं। पहले चेंज में इतना मोल, ये इसका हीट एस की वैल्यू हो गई, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू हो गई फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है, फिर यहाँ से सी की वैल्यू हो गई 36.8 और डेल्टा एच की वैल्यू होगी -10 -0। ये सॉल्व करने पे हमें वैल्यू आ गई 7.15 किलो जूल। ओके, तो इस तरह से इंथैल्पी चेंज जो होगी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होगी वो -7.151 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, तो सिंपली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ें देखनी थी। एक तो पहला था कि 1 मोल का जो वाटर है 10 डिग्री से 1 मोल में जाएगा, फिर 0 डिग्री का वाटर बनाएगा, और फिर यहाँ से जो 0 डिग्री का वाटर है 0 डिग्री के आइस में जाएगा। ठीक है, और फिर 0 डिग्री का आइस जो है 0 डिग्री का आइस -10 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे टोटल चेंज CpH2O डेल्टा टी, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ पे जो है कि फिर हीट जो निकलेगी प्लस जो है कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में जब होगा तो इतना 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। इसका सी की वैल्यू 0 से 10 डिग्री में गया है, 10 से 0 डिग्री में गया है तो -0 -10 करेंगे। फिर इसके बाद इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, फ्रीजिंग हो रहा है, फिर उसके बाद इतना यहाँ पे जो है इसके लिए Cp की वैल्यू हो गई 36.8 और यहाँ पे टेम्परेचर 0 से -10 में जा रहा है तो -10 -0 कर देंगे, फाइनल इनिशियल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 753 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 6030 हो जाएगा, और इसे कैलकुलेट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -368 हो जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है -7151 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई किलो जूल पर मोल में। तो हमें अगर इंथैल्पी चेंज पता करना है आइस में कन्वर्ट करने के लिए तो कैलकुलेट करके 7.151 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इतना दिया हुआ है 393.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड upon formation of 35.2 kilojoule CO2 from carbon dioxide and dioxygen। तो CO2 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 मोल यहाँ पे CO2 है तो इतनी हीट निकले, यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो यानी 44 ग्राम CO2 से इतनी हीट इवॉल्व हो रही है तो 35.2 ग्राम CO2 होगा तो कितना होगा। सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6.12। इंथैल्पी ऑफ CO दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, N2O दिया हुआ है, ठीक है, N2O4 दिया हुआ है, -110 किलो जूल पर मोल, 393, 81 किलो जूल पर मोल, 9.7 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड आउट करना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, यानी कि N2O4 का जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो N2O4 से 3CO2 बनता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच फॉर रिएक्शन क्या डिफाइन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट
अब यहाँ से ये हमारा है रिएक्टेंट और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो ये हमारा टोटल हो गया प्रोडक्ट का, और यहाँ से हो गया ये टोटल हमारा रिएक्टेंट का। अब सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे। N2O की वैल्यू 81 दिया हुआ है, CO2 का दिया है 393 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे N2O4 का दिया है 9.7, यहाँ 3 इंटू CO का दिया हुआ -110। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 777.7 किलो जूल पर मोल। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है और नाइट्रोजन 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन मिल करके एंड NH3 बना दे रहा है 2 मोल, और यहाँ पे -92.4 किलो जूल पर मोल हो गया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया के लिए क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी that takes place during the formation of 1 mole of substance in the standard form. It constitute element in the standard state. तो स्टैंडर्ड स्टेट में बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चाहिए? तो पहले हम ये जान लेते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में लेंगे तो 1/2, हम एलिमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं। किस फॉर्म में? एलिमेंट के फॉर्म में। तो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, तो यहाँ से NH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें NH3 का निकालने के लिए फॉर्मेशन यहाँ पे 3 होगा, तो ये 1/2 डेल्टा HR, तो यहाँ से -92 पॉइंट इतना कर देंगे 4, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आ जाएगा हाफ हो जाएगा 46.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही है। जैसे यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है 2 मोल 3 मोल जो है कि हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन लेकर के 2 मोल अमोनिया बन रही है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गैस की क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अब हमें बताना है NH3 का, ना कि 2NH3 का। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द चेंज इन एंथैल्पी। क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो कि 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए इतनी एंथैल्पी चेंज होती है, और भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ओके, ना मॉलिक्यूल को हमें नहीं लेना, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स को लेना है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ तो हाफ कर देंगे, तो ये हमारे एटॉमिक फॉर्म में हो जाएगा, तो NH3 हो गया। तो अब जितनी वैल्यू दी हुई है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास पता है, इसको रख दिया, 1/2 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मेथेनॉल है, बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो हमारा ये वैल्यू आता है -726 किलो जूल पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, डैश की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है, जिसमें -286 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है। हमारा टारगेट क्या है? मिथेनॉल बनाना है, मेथेनॉल बनाना है, जिसके लिए हमें कार्बन चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर
इन दोनों का प्लस करने के बाद जो आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये देख लेते हैं कैसे है, क्योंकि इस इक्वेशन से डिसाइड होता है कि हमें क्या फार्मूला लगाना है। अगर ये इक्वेशन नहीं पता है तो फार्मूला लगाना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने जोड़ दिया, हमने बताया, और इसमें फर्स्ट इक्वेशन को घटा दिया। तो इन दोनों को हमने जोड़ा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारी 239 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछ कहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया हुआ उसका यूज करके, तो मेथनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कंबस्शन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो -726 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पे कार्बन बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसकी इंथैल्पी यहाँ पे दी हुई है 393, और यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न होकर के वाटर बना रहा है, तो यहाँ 286 बन रहा है। हमारा टारगेट रिएक्शन क्या है, हमें मेथनॉल बनाना है। मेथनॉल बनाने के लिए कार्बन चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारा टारगेट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि हमको सेकेंड और थर्ड को आपस में जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद क्या करना होगा, ये क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पे 2:2 लिखा है, 2:2 लिखा है, तो इक्वेशन थर्ड में हम 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन 2 और थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 कर दिया इक्वेशन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस CCl4 कार्बन, 4 कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे 4 बॉन्ड है CCl के। ठीक है, वेपर स्टेट में इतना दिया हुआ है, फ्यूजन स्टेट में इतना दिया हुआ है, कार्बन की एंथैल्पी इतनी दी हुई है और क्लोरीन की इतनी दी है। अब इसके लिए हमें सेम वही प्रोसेस यूज करना है जो हम इसके पहले यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसे आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फिर से सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।